पहली बात तो ये है कि आपको जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इस चीज़ का याद रखिए कि जो आपको श्योर शॉट आते हैं पहले उनको अटेम्प्ट करना है और लॉजिकल गेसिंग टेक्निक वो इंप्लीमेंट करना है, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ अटेम्प्ट में। लिख नंबर करिए इसको। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करिए। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने आपको 3 मार्च फर्स्ट ईयर में पहले पेपर को सॉल्व करते वक्त सिखाई थी उसको इंप्लीमेंट करिए। ग्लोबल वार्मिंग के यहाँ पे रिगार्डिंग लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पढ़िए और इनको अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले लेक्चर में क्या सिखाया था भाई? लुक फॉर डेटा, फैक्ट, एक्सट्रीम कीवर्ड। मैंने आपको ये बताया था कि अगर कहीं पे एक्सट्रीम कीवर्ड दिए हुए हैं जैसे कि ओनली, जैसे कि ऑल, जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, सिर्फ यही, सभी, ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम कीवर्ड। और जिन भी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं वो जनरली गलत होते हैं। ये मैं आपको प्रूव करूंगा और ये बात मैं हमेशा स्टिक रहूँगा जितने भी पेपर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, और जो जनरलिस्टिक कीवर्ड होते हैं मे बी, माइट बी, वो जनरली सही होते हैं। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, डेटा फैक्ट अगर दिया हुआ है तो थोड़ा देख लो डेटा फैक्ट किस तरह का दिया हुआ है। अगर एक्सट्रीम डेटा फैक्ट है तो वो जनरली गलत होगा। और तीसरी चीज़, हमेशा जो डेफिनीशन होंगी किसी भी चीज़ को, अगर कोई स्टेटमेंट किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा है सही होगा 99% केसेस में। लंबे लंबे जहाँ स्टेटमेंट लिखे होंगे जो चीज़ किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा, जहाँ पे कोई डेटा ना कोई फैक्ट ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड होगा, 99.99% चांसेस है वो सही होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑब्जर्व्ड सिंस द प्री इंडस्ट्रियल पीरियड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज प्राइमरली fossil fuel burning which increases heat trapping greenhouse gas levels in the earth's atmosphere। कोई डेटा, कोई फैक्ट, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड कुछ है क्या? सिंपल डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन है जो आपने पढ़ रखा है, जो आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं जानते। ग्लोबल वार्मिंग सबने सुना है। ग्लोबल वार्मिंग causes climate change which poses a serious threat to life on earth in the forms of widespread flooding and extreme weather। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए तो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल वार्मिंग ही तो माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इतना तो सबको पता है कि भाई एक नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, और वही चीज़ बोला जा रहा है। ये भी एक तरह की डेफिनेशन है। कोई यहाँ पे डेटा, एक्सट्रीम कीवर्ड या फिर फैक्ट नहीं दिया हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे ही एफॉरेस्टेशन जो मैंने क्वेश्चन करवाया था पहले वाले पेपर में, ऐसा ही तो था एकदम। ठीक है, ऐसा ही तो था बिल्कुल वो, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था एक पोर्टल। वो पोर्टल इनमें से कौन सा है? फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ठीक है, यानी अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए डैश पोर्टल लॉन्च किया। सुपर इजी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किया है। लेबर मतलब श्रम, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। ठीक है, अगर मुझे आता है तो टिक करके आगे बढ़ूंगा, नहीं आता तब मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल आता ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं है। जो कि आपको मैंने बोला है 25 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन 100% चाहे किसी ने कितना भी पढ़ा हो, 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहा हो, फिर भी 5 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे जो नहीं आते हैं। उनको कैसे सही करना है? और इन जनरल आपको 8-9 या फिर 9-10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है। तो भाई कायदे से लॉजिकल तो यही है कि या तो रोजगार, लेबर का मतलब होता है रोजगार और लेबर का मतलब होता है श्रम और एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार। किस लिए ऐप लॉन्च किया है या फिर किस लिए पोर्टल लॉन्च किया है? टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कौन होते हैं? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं कि क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, क्या वर्किंग आवर्स होंगी, क्या पेंशन वगैरह, क्या लीव का, कुछ नहीं होता है। अब ये तो मैंने बस आपको बताने के लिए बताया, नहीं तो नहीं भी पता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्कर, अरे भाई अब रोज़गार होगा कि श्रम होगा, यही मुझे पता लगाना है ना। अब रोज़गार किसको चाहिए होता है? जो बेरोज़गार होता है, यानी यूथ को एक तरह से मैं बोलूँ तो। वर्कर्स पहले ही से काम कर रहे हैं ना, उनको रोज़गार थोड़ी ना चाहिए होगा, उनको तो श्रम चाहिए होगा। खत्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि जब भी एक कॉइल रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। और वो करंट मैक्सिमम कब होगा? जब कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा। और मिनिमम तब होगा जब वो 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो आंसर क्या पूछ क्या रहा है? मैक्सिमम पूछ रहा है ना। इंड्यूस करंट इज द हाईएस्ट, वही मैक्सिमम पूछ रहा है। तो ये होगा आपका एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है अगर ये क्वेश्चन नहीं आता, यहाँ पे एक और यहाँ पे आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ। और वो टेक्निक ये है कि व्हेनेवर यू सी सिमिलर बट कंट्रास्टिंग ऑप्शंस, आंसर उन्हीं में से होगा। अगर यहाँ पे कोई मेरा सीडीएस वाला एस्पिरेंट स्टूडेंट होगा वो जानता है। ये मैं पिछले, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ, पिछले 2 साल से ही मैं टेक्निक बता रहा हूँ और सीडीएस में ये मैं लगवाता भी हूँ स्टूडेंट्स को, और वो सही भी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस क्या मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ? जब भी कोई एक ऑप्शन बोल रहा है कि ये चीज़ नॉर्थ में, दूसरा ऑप्शन बोल रहा नहीं ये साउथ में है, मतलब दोनों सिमिलर हैं
एकदम सब कुछ सेम है, बस एक चीज़ है जो बोल रहा है ये नॉर्थ में और ये साउथ में, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे राम गोरा है राम काला है, तो राम गोरा होगा तो राम काला होगा। पहला ऑप्शन बोल रहा है नॉट एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा बोला एट राइट एंगल्स टू द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलर है कि नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग है, ये एकदम एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। मैंने आपके दो ऑप्शन हट चुके हैं सर। ऐसे तो ये भी सिमिलर है कि एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिक सोर्स, एट राइट एंगल टू द इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक सोर्स अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए क्या कुछ अलग है, नहीं अलग है, सिर्फ एक कीवर्ड को छोड़ के। अगर सिमिलर हैं दोनों और एकदम कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है कि दोनों एकदम अपोजिट चल रहे हैं, आंसर उन्हीं में से होगा 99% ऑफ द केसेस में। मान लेते हैं हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए बी और सी, और ए और डी में आपको रिस्क लेना है, तो आप किस पे लोगे? मैं तो भाई डी पे ही लूँगा कि नॉट एट राइट एंगल। नॉट एट राइट एंगल तो भाई 0 डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 90 को छोड़ के सारे एंगल नॉट एट राइट एंगल होंगे। तो भाई सब में थोड़ी ना हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट तो किसी एक एंगल पे होगा ना, और वह एंगल एक होगा और वो एक एंगल राइट एंगल है 90 डिग्री। नॉट एट राइट एंगल का मतलब क्या हुआ? नॉट एट राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री को छोड़ के सारे एंगल पे हाईएस्ट कैसे हो जाएगा? अब यहाँ पे आप देखिए ग्रुप 1 से तो खुद बिलोंग करता ही है, ठीक है, और ग्रुप 17 जिसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? देखिए 17 है मान लेते हैं, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट, ये जो ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है, तो 2 8 7, इनके वैलेंस शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी आप क्लोरीन उठा लो, ब्रोमीन उठा लो, फ्लोरीन उठा लो, सब में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को भी तो एक ही चाहिए था। ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द 1915 का सेशन? 1915 में कौन प्रेसिडेंट था? जो 1916 का सेशन हुआ था लखनऊ में, उसमें अंबिकाचरण मजूमदार थे, और जो सूरत स्प्लिट हुआ था उसमें रास बिहारी घोष थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है, उसके प्रेसिडेंट सबको पता होते हैं जनरली, अगर थोड़ा जिसने पढ़ाई किया होता है तो। लेकिन हर सेशन का किसको पता होगा यार? अब यहाँ पूछा 1915 का, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा वो देखो। मुझे पता है अगला वाला 1916 में हुआ था, कहाँ पे? लखनऊ में, जहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल और नरम दल दोनों साथ आए थे, और उसको प्रेसाइड किया था अंबिकाचरण मजूमदार ने। तो बैक टू बैक ये दो सेशन तो प्रेसाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसको मैं पहले तो हटाऊंगा। मैं मदन मोहन मालवीय को इसलिए हटाऊंगा बिकॉज इन्होंने हिंदू महासभा की गठन किया था 1915 में, हिंदू महासभा का, तो उस समय ये कांग्रेस की प्रेसिडेंसी कर रहे हो, ये थोड़ा सा इलॉजिकल है। और दूसरी चीज़, हिंदू महासभा हमेशा अपोज करती थी कांग्रेस का। अगर साइमन कमीशन का अपोज कर रही है कांग्रेस 1928 में जो आया भारत में, तो हिंदू महासभा उसका सपोर्ट कर रही है। मतलब उसका ये था हिंदू महासभा कि हमें उल्टा चलना है कांग्रेस से, मतलब इसका अपोज। तो मदन मोहन मालवीय की जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो थिंकिंग आइडियोलॉजी वो कांग्रेस से मैच खाती नहीं होगी, तो उसका प्रेसिडेंट क्यों बनाया जाएगा उनको भाई? सिंपल सा। भूपेंद्र नाथ बोस के बारे में भाई मैंने तो नहीं सुना है, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्ता के बारे में सुना है, सत्येंद्र नाथ बोस के बारे में सुना है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में सुना है, रास बिहारी बोस के बारे में सुना है। भूपेंद्र नाथ बोस तो मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल नॉट गो विद जो मैंने कभी सुना ही नहीं है। आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिंह। और अगर इन्होंने कभी प्रिसाइड किया भी होता तो शायद इनका मैं नाम तो सुनता ही, ठीक है। तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा इसका, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर नहीं पता है तो, पता है तो ठीक है, आपको टिक करके आगे बढ़ना है। नहीं पता है तो गुड्स, सामान कहाँ आता है? मंडियों में तो ही आता है। मंडी, अब हम अगर कोई यार वर्ड ले रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसा तो वर्ड हमने तो बना नहीं दिया होगा, है ना। पहले भी वो वर्ड चलते रहे होंगे हमारे काफ़ी सारे। हम लैंग्वेज में जैसे खाना वर्ड है, जो खाना बोलते हैं ना, खाना हिंदी वर्ड नहीं है, ये खाना उर्दू का वर्ड है। तो हमारी भी जो बेसिक लैंग्वेज है उसमें हम काफ़ी सारे उर्दू वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो मंडी का मतलब होता है जहाँ पे गुड्स, सामान वगैरह आता है, ठीक है, सप्लाई होती है गुड्स की। तो उस लॉजिक से आप सहनाई मंडी मार सकते हो, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बात करें ये जो मुहतासिब था, ये जो औरंगजेब था उसने अपॉइंट कर रखे थे कि देखो सभी लोग कुरान के अकॉर्डिंग जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, उसने अपॉइंट किया था मुहतासिब को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नीट 3.2 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप एडटेक सोल्यूशन से जनवरी 2022? बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च नीट 3.2 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप एडटेक? एडटेक का मतलब क्या है? एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये वर्ड बहुत इस समय प्रचलन में, एडटेक। एड का मतलब है यहाँ पे एजुकेशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगा ना। बाकी यहाँ पे जो ई है इसका मतलब भी एजुकेशन ही है। जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब एक मैंने स्कीम के बारे में बता रहा था तुम्हें कि कोई भी स्कीम होती है उसका वर्ड उसी स्कीम के नाम में छुपा होता है, उसके फुल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये एजुकेशन यहाँ पे छुपा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022?
मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2022 के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। अब जो भाई मेरा स्टूडेंट होगा उसको तो सही करना है, बाकी स्टूडेंट तो इसको छोड़ के आएंगे कि यार सुना नहीं है, सुना भी है तो इसके इतने स्टेटमेंट ये तो हमने इतना डीप में पढ़ा ही नहीं है, तो यूपीएससी वाले पढ़ते हैं वो बाकी सब चीखेंगे चिल्लाएंगे, आप इसको सही करके आएंगे। पढ़िए इसको ज़रा और अटैम्प्ट करने की कोशिश करिए वीडियो पॉज करके। चलिए करते हैं इसको। The Lok Sabha referred this bill to the Joint Committee of the Parliament comprising 21 members from the lower house and 10 from the upper house। अब देखो इस तरह क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट पूछ रहा है ना, यानी कि ये बात तो तय है कि 2 स्टेटमेंट तो पक्का सही है कि नहीं। अगर ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया तो इसका मतलब तीनों सही है, और अगर ऑप्शन नंबर सी के अलावा अगर कोई ऑप्शन सही होता है इसका मतलब 2 तो पक्का सही है, यानी इन तीनों में से मैक्सिमम एक ही गलत हो सकता है बस। The bill also proposed this to establish a cooperative education authority to bring electoral reform। कितना सोफिस्टिकेटेड स्टेटमेंट है, कितना जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, विदाउट एनी डेटा, विदाउट एनी फैक्ट, विदाउट एनी एक्सट्रीम कीवर्ड, बी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है मेरी अनुराधा गलत नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे ए और ए ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि बी तो सही होगा ही होगा। The bill also has a section 63A that relates to establishment of the Cooperative Rehabilitation, Reconstruction and Development Fund for Revival of Sikh Multi Self-Explanatory Statement। खुद ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट गलत नहीं होते हैं, सी भी गलत नहीं होगा, सी भी सही होगा। हटा दो इसको ऑप्शन नंबर ए को। अब मुझे ए पे जाना है, क्या मैं ए को सही मानूँ या गलत मानूँ। तो लोकसभा रेफर्ड दिस बिल टू द जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट कंप्राइजिंग 21 मेंबर्स फ्रॉम द लोअर हाउस, एंड लोअर हाउस का मतलब क्या हुआ, लोकसभा, एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। इसको मैं सही इसलिए मानूंगा बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये नॉलेज है कि हमारी पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं पार्लियामेंट में, उसमें से एक डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़ होती हैं जो इन तरह के बिल को देखने के लिए बनती हैं। उसमें 31 मेंबर होते हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। या फिर पहली बात तो ये नॉलेज काम आना चाहिए, और ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको थोड़ा डाउट हो भी रहा है कि भाई 21 फ्रॉम दी, तो ये भी अगर हम देखें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नहीं तो जनरली अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको जाना है कि भाई ऑल होगा या फिर 2 ऑप्शन वाला होगा, तो जनरली आप ऑल के साथ जाओ। ठीक है, अगर मान लो अब 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही चुके हैं ना, 2 ऑप्शन के साथ बचे हो, तो जब भी 2 ऑप्शन के साथ बचो तो कोई ना कोई ऑप्शन मार के आओ पक्का। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको नेट पॉजिटिव में ही चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे जानना है कि भाई बी और सी होगा या फिर ए बी सी तीनों होगा, तो गो विद कि ए बी सी तीनों होगा, अनटिल अनलेस कि आप बहुत ही कोई एक्सट्रीम कीवर्ड उसमें देखते हो या फिर कोई ऐसा फैक्ट देख लेते हो जो आपको एकदम पच नहीं रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 21 मैच द कॉलम। तो यहाँ पे सीज़न लिखा हुआ और वो मंथ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, जैसे आप सुनते रहते हैं चैत, सावन, जेठ, आषाढ़, तो ये सब आप सुनते रहते हो। ठीक है, अब भाई जिसने भी सुना होगा ढंग से, ठीक है, जो मम्मी लोग बोलती रहती हैं तभी बोला जाता है, जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ध्यान से सुनना चाहिए उसको। तो अगर आप सुनते रहे होंगे, जिन्होंने सुना होगा, जिनका पेपर होगा, तो उन्होंने सही किया होगा, नहीं तो गलत किया होगा। अब ग्रीष्म का मतलब क्या होता है, गर्मी। वर्षा का मतलब क्या होता है, वर्षा का मतलब होता है बारिश। ठीक है, बारिश कब होती है, सावन में, श्रावण में बारिश होती है, होती कि नहीं, इतना तो यार सबको पता होगा, सावन में बारिश होती है, सावन भादो। ठीक है, सावन भादो में जो बोला जाता है। सी का यानी 3 होगा, अगर सी का 3 होगा तो ये तो होगा नहीं, है कि नहीं, तो यहाँ पे सी का 3 है। ठीक है, और डी का 2 है, डी का 2 अपने आप हो गया, मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी शरद ऋतु हो गई, अश्विन और कार्तिक। ठीक, अब गर्मी कब होती है, चैत बैसाख में, फिर जेठ आषाढ़ में। बोलते हैं ना जेठ आषाढ़ में भयंकर गर्मी पड़ती है, जेठ आषाढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे बी का होगा 4। ठीक है, बी का होगा यहाँ पे 4, तो बी का 4 है ऑप्शन नंबर ए में, तो 1 4 3 2। ठीक है, यानी कि ए का वसंत होता है चैत वैसाख में। आई थिंक अभी जो चल रहा है मार्च का महीना, सब चैत वैसाख का ही महीना है। ठीक है, और जो इसके बाद आएगा वो होगा जेठ आषाढ़, उसके बाद सावन। ठीक, पहला जो हमने पेपर सॉल्व किया था उसमें भी आईसीआर ऐसा ही क्वेश्चन था, आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स दिए हुए थे और उसके हेडक्वार्टर से मैच करना था। बताइए, एरिड हॉर्टिकल्चर, कॉटन रिसर्च, राइस रिसर्च, हॉर्टिकल्चर। बताइए, हॉर्टिकल्चर जिन लोगों को नहीं पता, हॉर्टिकल्चर मतलब फल, फूल, सब्जी, ये से संबंधित होता है हॉर्टिकल्चर से। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, मुझे सबसे आसान कौन सा लग रहा है, ऑप्शन पहला वाला लग रहा है, एरिड। एरिड मतलब सूखा। सूखा कहाँ पे होता है, अब यहाँ पे हिंदी में भी आप देख सकते हो, ये हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिड कहाँ पड़ता है, एरिड रीजन्स कहाँ पे है, राजस्थान में, और राजस्थान का एक जगह लिखा हुआ है। ऐसे ही तो हमने किया था पिछला वाला, ऐसे ही किया था ना, वह उसी लॉजिक से कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला वाला सही होगा, यानी ए का 1 होगा। ए का 1 होगा तो मैं इनको पहले हटा सकता हूँ, यानी ए का 1 होगा। ठीक है, यानी और चारों ऑप्शन चीख के बोल रहे थे कि ए का या तो 1 होगा या तो 4 होगा। खुद ही देख लो, सारे ऑप्शन चीख के बोल रहे हैं कि या तो ए का 1 हो गया 4 होगा। अब मैं सूखा कहाँ दर्शाऊँ, बीकानेर राजस्थान में कि बेंगलुरु में। बेंगलुरु तो एक ऐसी जगह जहाँ हमेशा एक तरह से बारिश होती रहती है क्योंकि समुद्र के किनारे है।
है कि नहीं? तो यहाँ पे एरिड वाला लॉजिकल सी बात है, बीकानेर के साथ चिपकाऊंगा, ख़त्म हो गया। और अपने आप बी का 2 निकल आया, यानी कॉटन रिसर्च अपने आप नागपुर में पड़ गया ये तो। अब मुझे राइस और हॉर्टिकल्चर देखना है। राइस को मैं बेंगलुरु में ले जाऊँगा या फिर कटक में? मैं कटक के पास ले जाऊँगा, उड़ीसा के पास, क्योंकि मुझे पता है कि चावल वगैरह ईस्टर्न इंडिया में बहुत खाया जाता है। बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे बहुत चावल दबा के खाया जाता है। तो साउथ इंडिया में आंध्रा और तमिलनाडु यहाँ बहुत खाया जाता है, और यहाँ पे बहुत खाया जाता है बिकॉज यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा वो कंडीशंस है उस चीज़ की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी का 3, ऑप्शन नंबर ए। आसान था कि नहीं क्वेश्चन? आसान था, देख लीजिए। ठीक है, और जुगाड़ कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसी के साथ स्टिक रहूँगा कि एक्सट्रीम कीवर्ड वाले जो स्टेटमेंट होते हैं, ओनली, ऑल, ऑलवेज, जनरली गलत होते हैं। जनरलिस्टिक वाले जो कीवर्ड वाले स्टेटमेंट होते हैं, मे, माइट बी, ये सही होते हैं। फिर जहाँ पे भी डेटा या फिर फैक्ट लिखा हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है, और अगर बहुत एब्सर्ड डेटा लिखा हो उसको फिर एनालाइज करना है थोड़ा रीजनिंग पर्सपेक्टिव से कि क्या ये डेटा बहुत ज़्यादा एब्सर्ड है या फिर ठीक है। अगर ठीक है तो स्टेटमेंट सही, और अगर नहीं है तो स्टेटमेंट गलत। अब ये सब करते हुए अगर हम 5 क्वेश्चन भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 100% सारे क्वेश्चन एकदम उड़ा दोगे या फिर 100% जगह ट्रिक काम कर जाएगी, लेकिन ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि 90% जगह तो बिल्कुल काम करेगी ही करेगी। 5 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, उनमें से मान लेते हैं 2 भी गलत हो जाते हैं, 3 भी सही होते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है नेट में आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है। और नहीं आपको सीखना है तो वो आपकी वो है कि नहीं भाई हम तो देखेंगे ही नहीं, हम तो नॉलेज में, और ये मुझसे लिखवा के ले लीजिए सारे क्वेश्चन 25 में से कभी हो ही नहीं पाएगा। चाहे जितना ज्ञान ले लो, चाहे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट को बिठा दो कि वो ज्ञान के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे कर देगा, हाँ वो इस बेसिस पे करेगा क्योंकि उसने ऑप्शन एलिमिनेशन यूपीएससी के पढ़ते वक्त चीज़ें कर रखी हैं। ध्यान से करना, पहला ही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन टपक गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग चेंजेस टू अटल पेंशन योजना स्कीम डन इन 2022? तो कुछ चेंजेस किए गए हैं अटल पेंशन योजना स्कीम में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, तो वीडियो पॉज करो और देखो कि क्या है जो अभी मैंने आपको पहले लेक्चर्स में जो चीज़ें सिखाई थी उसको इंप्लीमेंट करो। चलो मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं अटैम्प्ट करूँगा, मुझे नहीं पता है क्वेश्चन, मैंने अटल पेंशन योजना स्कीम जो आई थी, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका एक एक प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा तो गलत हैं आप। वो आपसे ये टेस्ट नहीं कर रहा, नॉलेज आपका T1 में टेस्ट कर चुका कि आप कितना रट सकते हैं। अब थोड़ी सी समझ भी चेक कर रहा है आपकी वो, ठीक है, कि चीज़ों को रीजनिंग पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं कि नहीं, कि कोई भी अंडरस्टैंड बोल के आपको चला गया और आपने मान लिया। अकॉर्डिंग टू द न्यू क्राइटेरिया, एनी सिटीजन हु इज or has been an income taxpayer shall not be eligible to join Atal Pension Yojana after 1 October 2022। ठीक है, पता नहीं। सब्सक्राइबर्स वुड रिसीव द गारंटीड मिनिमम मंथली पेंशन ऑफ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 एज ऑफ फॉर द एज ऑफ 10 ईयर्स। अब इसी 5 जाके मैं 6000 कर दूंगा, तुम्हें पता चलेगा क्या कि तुमने इतना ढंग से पढ़ा होगा? अगर मान लेते हैं तुमने एक एक प्रोविजन पढ़ा भी होगा, ठीक है, अच्छी बात है पढ़ा है, लेकिन तुम्हें पता चलेगा 6000 में कर दूंगा? नहीं पता चलेगा। एज पर द न्यू रूल, सब्सक्राइबर्स कैन मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू अटल पेंशन योजना ऑन अ मंथली बेसिस ओनली। यहाँ मेरा दिमाग खटकेगा, सिर्फ मंथली बेसिस पे ही कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स पेयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब कि इसका मतलब क्या है? इनकम टैक्स भरते हैं मतलब कि अमीर हैं थोड़ा सा, यानी कि अमीर लोग एलिजिबल नहीं, गरीब वाले हैं। और गरीब वालों के लिए कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, मंथली भरोगे, मंथली ही तुम्हें जमा करना पड़ेगा। ऐसा कंट्रीब्यूशन, अगर तुम्हें पेंशन चाहिए तो मंथली कंट्रीब्यूशन देना होगा। हम 6 महीने, 1 साल वाला, ऐसा कोई गवर्नमेंट स्कीम बनाएगा क्या? कि भाई एक तो गरीबों के लिए बना रहे हैं और नहीं उसमें आप मंथली बेसिस पे नहीं कर सकते, उसमें मंथली बेसिस पे ही करना है। अगर मंथली बेसिस पे नहीं किया तुम्हारे लिए स्कीम नहीं है। गरीब लोगों के पास तो भाई ऐसे ही पैसा आता है ना कि इकट्ठा करके कभी आ गया 6 महीने में, 2 महीने में, तो ये मंथली बेसिस पे ही होगा ओनली। ये स्टेटमेंट गलत होगा। और अगर तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको आप यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, तो इसको आप ABC करके भी लिख सकते हो, ठीक है। ये A को मान सकते हो, B को मान सकते हो और ये C मान सकते हो, ठीक है, ABC। तो यहाँ पे अगर C वाला गलत हो गया, ख़त्म, इसी को पकड़ना था बस। SSC आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकें। विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर? किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? फैराडे, एम्पियर, हेनरी गिलबर्ट। मुझे पता है हेनरी गिलबर्ट का शायद ही आपने में से किसी ने नाम सुना हो। फैराडे का नाम सुना होगा और एम्पियर का नाम सुना होगा। एम्पियर के बारे में आप ये जानते होंगे
कि जो करंट की यूनिट होती है वो एम्पियर होती है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे करंट की बात हो रही है। बाकी अगर बात करें माइकल फैराडे की, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इनके रिगार्डिंग आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्री मैरी एम्पियर। थोड़ा सा इस लॉजिक से कर सकते थे अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल। इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं सारे क्वेश्चन लॉजिक से बनाने हैं, आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद जो है लॉजिक का भी यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लॉजिक की भाई इनके बारे में कभी सुना नहीं। फैराडे ने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का खोज किया था। एम्पियर करंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो इस वजह से उससे रिलेट करके थोड़ा सा आप यहाँ पे कर सकते थे। अगर अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, अटेम्प्ट करिए, ठीक है। इसी में तो डर लगता है ना आपको, स्टेटमेंट वाले कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 9 नवंबर 1967। भाई किसी को नहीं पता होगा कि भाई, ठीक है, 1967 पता भी होगा 9 नवंबर को ही बना था, ये तो किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। वो बात अलग है कि आपने कभी गलती से ऑब्जर्व कर लिया कि 9 नवंबर को आपका बर्थडे होता है तो आपको वो चीज़ याद रह गई। द खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स इज़ लोकेटेड इन राजस्थान। इसको मैं सही मानूँ गलत मानूँ तो उस पैरामीटर में या फिर उस इंडेक्स में मैं इसको सही की तरफ ज़्यादा रखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो खेतरी कॉपर माइन है, कॉम्प्लेक्स की मुझे बात नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, वो राजस्थान में, ठीक है। मैंने आपको 2 कॉपर की पढ़ाई थी, तो मलजखंड पढ़ाया था एमपी में और एक खेतरी पढ़ाया था कॉपर में, खेतरी राजस्थान में। तो ये इसको मैं सही मान, मैं ये नहीं बोला 100%, लेकिन बिल्कुल इसके 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि सही होगा, ठीक है। यानी 2 तो होगा ही होगा। अगर 2 तो होगा ही होगा तो नहीं ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता। एटलीस्ट ये बात तो तय है कि मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड इज लोकेटेड इन जयपुर। सही मानो या गलत मानो है? मिनरल्स, खनिज, ठीक है, चाहे वो कोल हो चाहे आयरन हो, ये सब ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं बताइए? एक तो ईस्टर्न इंडिया में, और या तो फिर जैसे गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें मिनरल्स हो गया, मिक्का वगैरह हो गया, सदर्न इंडिया में, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा आप ये बोल सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है, ये जो पेनिनसुलर, क्योंकि जो हमारा देखो आपको पता है जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, एक तो वो हिमालय वाला सिस्टम है, ठीक है, मतलब फिजियोग्राफिक डिवीजन कई पार्ट्स में, एक तो हिमालय, फिर पेनिनसुला, फिर ये कुछ आइलैंड्स हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, जितने भी हिमालयन स्टेट, वहाँ पे हमें ये क्या है, ये अरावली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतने ज़्यादा हमें मिनरल्स देखने को नहीं मिलता अगर सिवाय हम कॉपर को छोड़ दें, बाकी ज़्यादातर मिनरल्स यहाँ पे वो हैं। तो उस सेंस से तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अगर कल को ये बोलता कि एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब कुछ ऐसा बोलता जो राजस्थान से रिलेट करती वो चीज़, तो मैं उसके साथ जाता। लेकिन अगर मैं बात करूँ मिनरल की तो मेरा दिमाग यही जाएगा कि हाँ भाई ये तो ईस्टर्न या तो सदर्न इंडिया में होगा। जयपुर में तो इतने मिनरल्स हैं नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कहीं पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है किसी का हेडक्वार्टर, तो वो है कि भाई उसके लिए वो फेमस होगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं बिल्कुल, नो डाउट, लेकिन अगर मुझे एक ऑप्शन के साथ जाना है तो इसको मैं गलत मानूंगा, ठीक है। अगर 3 गलत है, अगर 3 गलत है तो अपने आप पहला वाला आंसर हो जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि या ज़्यादा से ज़्यादा एक ही स्टेटमेंट गलत हो सकता है, बस। ये सारे ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही तो स्टेटमेंट गलत हो सकता है, एक से ज़्यादा तो गलत कोई हो ही नहीं सकता, हो सकता है तीनों सही हो या फिर एक गलत होगा, तो यही गलत हो सकता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर है और एक्चुअल में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? एडवोकेट जनरल, सीवीसी, फाइनेंस कमीशन या फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सीवीसी और ये तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं है, तो आर्टिकल की तो बात ही नहीं आती है। आर्टिकल तो तब होगा ना जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी। अरे भाई संवैधानिक संस्था का मतलब क्या होता है? उसका कोई संविधान में अनुच्छेद है? ये तो है ही नहीं, तो संविधान में अनुच्छेद की बात ही नहीं आती। कौन सा अनुच्छेद है तो दूर की बात है। एडवोकेट जनरल हर कोई जानता है भाई, अनुच्छेद नंबर 76 में, 76 में बचा क्या? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड? भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? ये 2005 में क्रिएट हुआ था, डोंट नो। 75% ऑफ इट्स एनुअल इनकम वॉज टू बी यूज्ड फॉर स्कीम्स प्रमोटिंग हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, डोंट नो। इट वॉज डिजॉल्व्ड इन 2018, इसे 2018 में भंग कर दिया गया था। बताइए अब अगेन यहाँ पे आप क्या लॉजिक लगा सकते हैं? ये 2 स्टेटमेंट में तो भाई कोई श्योरिटी आप बता नहीं सकते कि भाई ये रिसेंट में तो कोई क्रिएट हुआ नहीं है, लेकिन 2018 में इसको भंग क्यों कर दिया गया होगा? क्या हुआ ऐसा 2018 में? भंग क्या क्या हुआ था? 5 ईयर प्लान एक तरह से भंग हो गए, ख़त्म हो गए, नहीं होते हैं अब, ठीक है। 2000 कब हुए थे ये? 14 में। प्लानिंग कमीशन भंग हो गया 2014 में। क्यों? क्योंकि 2014 में मोदी सरकार आई थी, मोदी गवर्नमेंट आई थी, तो उसने जो भी उसको सही नहीं लग रहा था, जो कांग्रेस के टाइम से चल रहा था, उसको उसने 2014 में ख़त्म कर दिया।
तो अगर मैं उस सेंस से जाऊं कि अगर ख़त्म किया भी होगा, मान लेते हैं कि कांग्रेस के टाइम की ये आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, तो ख़त्म किया होगा तो भाई 2014 में ख़त्म किया होगा, 2018 में क्या लॉजिक है उस चीज़ को ख़त्म करने का। और एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है आपका गलत, और बाकी जो पहले और दूसरे स्टेटमेंट है ये हैं आपके सही। ऑप्शन नंबर 3 ओनली स्टेटमेंट 1 एंड 2 2005 में क्रिएट हुआ था। और इसमें एक्चुअली है क्या कि जो भी गवर्नमेंट आपका डिसइन्वेस्टमेंट करता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, अपने स्टेक्स जैसे PSUs वगैरह होते हैं ना, PSU मैंने आपको समझाया था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग होती है। तो अगर गवर्नमेंट अपनी मेजर शेयर होल्डिंग को बेचता है तो उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। उससे जो पैसा आएगा उसका जो 75% है हम इन चीज़ों पे जो सोशल चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, उनमें खर्च करेंगे, ठीक है। और वही ना, आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप मुझसे पूछें, फिर आप किसी भी ऐसे UPSC टाइप बंदे से पूछें, तो उसको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्कोप बढ़ जाता है क्वेश्चन ना आने पर भी क्वेश्चन सही करने का, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। लिस्ट 1 है यहाँ पे, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, रेगुलर द्रोणाचार्य अवार्ड, लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। अब हमने 3 मार्च का जो पेपर सॉल्व किया था उसमें मैचिंग का क्वेश्चन ऐसे स्पोर्ट्स से था, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, बिना जाने उसको क्वेश्चन को किया था, ठीक है। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ऐसे? देखते हैं। ये तो सबको पता होगा, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है भाई स्पोर्ट्स पर्सन को, ये तो सबको पता होगा ना, जो बढ़िया स्पोर्ट्स पर्सन होता है। और द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? कोच को दिया जाता है। 3 द्रोणाचार्य यानी सारे कोच को ही मिले होंगे। मुझे इतना पता है सीमा यहाँ पे पूनिया होगा, ठीक है, ना कि ठीक है। सीमा पूनिया जो है वो प्लेयर हैं, इतना तो मुझे पता है, कोच नहीं है भाई, प्लेयर हैं, ठीक है। आपको बताना है भाई कौन से स्पोर्ट्स से ये बिलोंग करती हैं, तो ये तो मुझे पता है कि ये प्लेयर हैं, यानी इनको, सीमा पूनिया को अर्जुन अवार्ड ही मिला होगा। सिंपल, मुझे नहीं पता है भाई किसको मिला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सीमा पूनिया को अर्जुन अवार्ड ही मिला होगा, क्योंकि ये प्लेयर हैं। कोच वाला अवार्ड थोड़ी ना इनको मिल जाएगा, तो यानी A का तो 2 होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हटाओ और इसको हटाओ, A का तो 2 होगा ही होगा। अब बचा क्या यहाँ पे कि द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर, लाइफ टाइम, और यहाँ पे सिंपल द्रोणाचार्य अवार्ड। एटलीस्ट आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगर आप गेस भी करेंगे तो 50% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। बाकी अगर हम बात करें ध्यानचंद अवार्ड, अगर आपको ये पता था कि ये मिला है आपके जो अश्विनी अकुंजी हैं, तो आपका पूरी तरह से आंसर सही आ जाता, भले आपको द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर और लाइफ टाइम वाला नहीं पता था तो भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला B विटामिन था? फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन या फिर थायमिन? आपको ये पता है विटामिन B के 8 कॉम्प्लेक्सेस हैं, B1, B2, B3 ऐसे सोन करके B12 तक हैं 8 कॉम्प्लेक्सेस। अब ये पूछ रहा है कि सबसे पहला 1897 में कौन डिस्कवर किया था। तो आपको ये लगता है कि कुछ स्टूडेंट दिल पे ले लेते हैं, नहीं नहीं अब तो हम जो है पेपर देते देते ही मतलब एकदम से कि नहीं अब जो है हम घर जाएंगे और इस बार का जो अटैम्प्ट है उसमें ये तक पढ़ डालेंगे कौन सा विटामिन किस साल डिस्कवर हुआ था, ठीक है। और बस आपने अपनी नींव खोदना फिर से स्टार्ट कर दी वहीं से। नींव को नहीं बोलेंगे, अपनी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वर्ड नहीं आ रहा है, अपनी कब्र खोदना फिर से आपने स्टार्ट कर दिया। क्यों? वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचें। पहला विटामिन जो डिस्कवर हुआ होगा वो तो विटामिन B1 ही होगा ना, ऐसा तो है नहीं पहले वाले का नाम B3 रख देंगे, B2 रख देंगे या फिर B12 रख देंगे। पहले वाले का नाम B1, जो दूसरा मिला होगा उसका B2 ऐसे करके नाम रखा होगा ना। तो B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खत्म। विच ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द कंट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ HDI एज रिलीज्ड इन सितंबर 2022? तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसको अवरोही क्रम में रखना है, यानी कि जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उसको सबसे पहले रखना है, जिसने सबसे बेकार परफॉर्म किया उसको सबसे बाद में रखना है। बताइए, करिए इसको जरा अटेम्प्ट। कर लिया आपने वीडियो पॉज करके? अब जैसे अगर मान लो मैं करता, मुझे बिल्कुल ना आता, ठीक है, वैसे तो ठीक है आपको पता होगा ये अगर आपने करंट में न्यूज़ पढ़ा होगा, लेकिन मान लेते हैं नहीं अपने आपको है या फिर आपको डाउट है कुछ भी है या फिर बिल्कुल भी नहीं आता, तो कैसे करेंगे? तो ये मेरा सिंपल क्या लॉजिक जाएगा कि भाई मैंने जितने आज तक रिपोर्ट पढ़े हैं मैं किसको टॉप पे देखता हूँ? जो आपके नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। नॉर्डिक कौन सी कंट्रीज़ होती हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ वो जो नॉर्थ पोल वाली हैं, जिसमें कि नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है, डेनमार्क आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, ये सारी कंट्रीज़ ही तो टॉप में होंगी, इससे तो एग्री करोगे ना। नाइजर कैसा देश है? अफ्रीकन देश तो सबसे नीचे रहता है, ये भी तुम जानते होगे। तो भाई ये वाला तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। जापान के बारे में इतना जानता हूँ कि ये बस हेनली पासपोर्ट जो इंडेक्स आता है उसमें हमेशा टॉप करता है हर बार, लेकिन बाकी इंडेक्स में तो नहीं। 2 ऑप्शन चले गए। स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, जापान, नाइजर चुनूँ या फिर डेनमार्क, जापान, स्विट्ज़रलैंड, नाइजर? इसको चुनूँगा मैं इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि जो आपकी ये कंट्रीज़ रहती हैं स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, ये सब टॉप पे रहती हैं। जापान वगैरह आती हैं, फिर चाइना वगैरह आती हैं, फिर हमारे इंडिया पाकिस्तान आते हैं और इसके बाद अफ्रीकन नेशंस आते हैं।
ये रहता है। और ऊपर से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जो जितना थोड़ा सा अमीर देश होगा, जो जितना छोटा देश होता है, स्विट्जरलैंड डेनमार्क क्यों टॉप करते हैं? बहुत छोटे देश हैं, पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत डेवलप्ड देश हैं, इसलिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15th। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट रिगार्डिंग द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? STDs are infections transmitted from an infected person to an uninfected person through sexual contact. HIV, HPV and hepatitis B virus is responsible for STD. STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना। चलो, तो स्टेटमेंट ए को पढ़ते हैं। क्या कोई डेटा है, क्या कोई फैक्ट है, क्या कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है? नहीं, डिफाइन कर रहा है। हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ की जो डेफिनेशन है जनरली सही होती है। ज़्यादातर आप 99.99% बोल सकते हो कि ये किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन किया गया, अनटिल अनलेस की कोई बहुत ही वियर्ड सी चीज़ उसमें बोल दी गई है, वो सही होती है। ये STD को डिफाइन नहीं किया गया है, सिंपल। क्या कुछ ऐसा है क्या जो इसको गलत बना सकता है? नहीं है। HIV, HPV आपको ही पता है भाई, ये जो एड्स, जैसे एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये एक सेक्सुअल बीमारी ना, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है। इसके लिए वायरस कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? HIV रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो उस लॉजिक से आप इसको भी सही कर सकते थे। वैसे जो आपका हेपेटाइटिस बी होता है ना, इसका जो भी फैलता है वो भी जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं जो, या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उनके थ्रू भी फैलता है। ठीक है, बाकी आप एड्स वाले को HIV से रिलेट करके यहाँ पे कर सकते थे। इसको बोथ दोनों यहाँ पे सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, व्हाट डू यू कॉल द टाइप ऑफ ड्रग्स दैट मिमिक द नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर? आप उस प्रकार की औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? एंटी डिप्रेसेंट्स, डिप्रेसेंट्स, एगनिस्ट या फिर एंटागनिस्ट? बताओ क्या होगा इसका। तो एंटी या फिर एंटो जो वर्ड है, पहली बात क्वेश्चन है टफ, जो लॉजिक है, टेक्निक है, जुगाड़ है, काम करेगा बहुत कम, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है वो बता रहा हूँ। तो ये मत दिल पे कुछ बच्चे ले लेते हैं, कुछ लोग ले लेते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मैं बस तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे सोचा जा सकता है। ठीक है, तो एंटी एंटा जो वर्ड है, ये किसी चीज़ के अगेंस्ट में, किसी चीज़ को नलीफाई करने के लिए, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट, जब डिप्रेशन होगा तो एंटी डिप्रेसेंट लेंगे। ठीक है, एंटी, तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसा टाइप फील आ रहा है क्या? वो टाइप नहीं है, और एक्चुअल में इसका आंसर जो है एगनिस्ट है। आई अगेन रिपीट, ये क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर थोड़ा सा लगता है तुरंत छोड़िए क्वेश्चन को, ये गलती मत करिए। जब मैंने कोई बोला था कि अगर वो मैंने गलती ना करी होती भाई, ठीक है, तो और नंबर बढ़ सकते थे। तो यही है कि फर्जी की गेसिंग नहीं करनी है। ये जो अभी कर रहे थे वो लॉजिकल है, जो नॉलेज गैदर किए हैं उसका यूज़ करके उसको सॉल्व कर रहे हैं। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो इसको सीधा स्किप करिए। वैसे आंसर इसका एगनिस्ट होगा। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर साउथ ईस्ट मानसून सीजन। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठंड वाला एक, हमारे भारत में कितने सीज़न होते हैं? एक ठंडी वाला है, गर्मी वाला, एक बरसात वाला। ठंडी, गर्मी, बरसात, तो ये भी तो बरसात है, ऐसी बरसात होती नहीं है। साउथ वेस्ट मानसून होता है, तो मैं पढ़ा भी चुके हैं ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आता है। और एक मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। साउथ ईस्ट मानसून करके तो कोई मानसून नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ द रिटायर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग जो रिटायर्ड प्रेसिडेंट को, एक जो राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो चुका है, उसको क्या क्या यहाँ पे फ़ायदे मिलते हैं, लाभ मिलते हैं। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी एंटाइटल टू अ मंथली पेंशन ऑफ 2.5 लाख। मुझे नहीं पता भाई, किसको पता है? कोई है यहाँ पे जिसको पता है कि भाई कितनी पेंशन किसको मिलती है? ही और शी इज़ एंटाइटल टू अ सेक्रेटेरियल स्टाफ कंप्राइजिंग अ प्राइवेट सेक्रेटरी, अ पर्सनल असिस्टेंट एंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, 2 पियोन्स एंड ऑफिस एक्सपेंसेस अप टू 1 लाख पर एनम। कोई है यहाँ पे जिसको पता है कितने चपरासी, कितने असिस्टेंट सब मिलते हैं? नहीं पता होगा। He or she is also entitled to free highest class travel anywhere in India, accompanied by 1 person by rail, air और steamer। यहाँ पे ऐसा नहीं है, फैक्ट नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डेटा नहीं है। डेटा भी है, फैक्ट भी है। ठीक है, लेकिन कोई एक्सट्रीम डेटा फैक्ट या फिर कोई ऐसा एब्सर्ड डेटा फैक्ट नहीं है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जर्नलिस्टिक हैं और आपके तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड सी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एग्रीकल्चर इन इंडिया आर करेक्ट। एग्रीकल्चर रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? राबी क्रॉप्स की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई अप्रैल जून में होती है। इसके एग्जाम्पल हैं पैडी यानी धान, मेज़, ग्राम, सोयाबीन, मस्टर्ड।
और औस अमन बोरो इसकी 3 क्रॉप्स हैं, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। मान लेते हैं आपको नहीं पता औस अमन बोरो इसकी पैडी की वेराइटीज़ हैं, फिर भी आप इतना तो पता होगा ना कि राबी की बुआई, और इस हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि राबी की बुआई अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होती है, और जो आपका होली का टाइम आता है, होली के बाद उसकी आपकी कटाई चालू हो जाती है राबी। जैसे गेहूँ इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, धान, मेज़, ये सब सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हम देखें मस्टर्ड को अगर छोड़ दें, ठीक है, मस्टर्ड को अगर छोड़ दें तो मस्टर्ड और सोयाबीन को, तो पैडी, मेज़, ग्राम, ये सब आपकी कैसी हैं, खरीफ, ठीक है, ये खरीफ फसल हैं। तो दूसरा वाला तो गलत हुआ, दूसरा गलत हुआ, खट खट खट। इन स्टेटमेंट इनमें तो यही तो फ़ायदा होता है, एक आपने अगर गलत पकड़ लिया, बाकी पता है नहीं पता डजेंट मैटर, सही हो गया आपका आंसर। ठीक, तो अभी आप एक नई चीज़ सीख लो, औसम एंड बोरो पैडी की वैराइटीज़ हैं असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। ठीक है, अ लाइट बल्ब वर्किंग ऑन 18 वोल्ट बैटरी ड्रॉज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सिंपल है, ओम्स लॉ लगाना है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको नहीं आता है तो, है ना, तो ये हम लोग कर चुके हैं कि V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ था, मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताया था अगर आपको याद हो, V इक्वल टू आई आर बताया था और P इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, और इसमें कैसे सब्सिट्यूट करके वो आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर में बदल जाता है, वो सारी चीज़ें मैंने, यानी कि 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू आई आर और P इक्वल टू वी आई, याद रखिए आपके इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। तो देखिए यहाँ पे Tier 2 में ही आ रखा है। ठीक है, तो 18 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर दिया हुआ है, करंट 3 दिया हुआ है, रेजिस्टेंस पूछा है 3 6 18, यानी 6 ओम यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में पड़ेगा 1 2, ठीक है, 3, क्लियर। तो ये भी कर ही सकते हैं 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 पूरा डायरेक्टली है, ठीक है, 8 इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं लेकिन चलो नहीं गिनेंगे इसको, 9 आराम से, 10 और पता नहीं है इसका, मुझे याद नहीं है सेकंड वाले का, लेकिन हाँ 10 तो किए जा सकते थे। ठीक है, 10 जो है आराम से बनाए जा सकते थे क्वेश्चन, अगर आपने 10 लेक्चर शुरू के किए हैं तो सिर्फ 10 लेक्चर कि आपकी जीके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी नहीं करना एक्स्ट्रा। कोर्स जितना मेरे पास है, जो भी मैंने सीखा है ड्यूरिंग द यूपीएससी का प्रिपरेशन है, फिर जो मैंने एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, उसके बेसिस पे ही मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि हुआ नहीं है। अगर